ये पिछड़ों का 25% आरक्षण सिर्फ और सिर्फ शिक्षा जगत में मार रही है। अब आ जाओ जो दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारे 27% जज होने चाहिए, वहाँ हमारे सिर्फ 4% जज हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है रेलवे। रेलवे में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। अब उसमें आप अंदाज़ा लगा लो कि ओबीसी के कितने पद हो गए। ईमानदारी के 2,70,000 पद हो गए कि नहीं हो गए। वहाँ भी ओबीसी का जो है नुकसान किया जा रहा है। और नुकसान करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, जो खुद को कहते हैं कि हम ओबीसी के हैं। लेकिन और हमें दूसरी बात ये और बताओ, एक बात और कहूँगा कि हमारी पार्टी की तो 4 राज्यों में सरकार है और 4 में से हमने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दे रखे। छत्तीसगढ़ में हमारा ओबीसी मुख्यमंत्री, राजस्थान में और कर्नाटक में। ठीक है साहब, अब बीजेपी वालों से पूछो ना कि आपकी तो 10 राज्यों में सरकार है और 10 में से आपने तो सिर्फ एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री दे रखा है। ये कैसा ओबीसी प्यार है भैया? कि भैया मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू दिखाने को प्रधानमंत्री ओबीसी, और ओबीसी के लिए कर कुछ रहे नहीं। आपने कहा मैं पहली बात से सहमत हूँ, दूसरी बात से सहमत नहीं। राहुल गांधी ने कहा 3 सचिव हैं, मीडिया में कोई पिछड़ा नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पिछले 10 साल में सब कुछ हुआ है? देखो, इसका जिम्मेदार जो है वो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है। अब दूसरी बात मैं कहूँ कि हायर एजुकेशन में जो आरक्षण है वो कब लागू हुआ? 2006 में। 2006 में उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू हुआ, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? कांग्रेस। ये बात लोगों को नहीं मालूम है और इस बात को लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे उनको पहली बार पता लगे कि अर्जुन, अब मैं बता तो रहा हूँ कि 2006 में उच्च शिक्षा में पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू हुआ और उसे लागू करने वाले कौन थे? स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। उन्होंने उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू किया और उसके बाद से ही पिछड़ी जाति को हायर एजुकेशन में आरक्षण मिला और उसका फ़ायदा मिला। और अब लोग पढ़ के आ रहे हैं। जब लोग पढ़ के आएंगे, मुख्य धारा में पहुँचेंगे, तभी तो सवाल पूछेंगे। पहले तो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि उनको आरक्षण की वो व्यवस्था ही नहीं मिल रखी थी। जो पुरानी सरकारें थीं, चाहे वो तीसरे गठबंधन की सरकार हो या जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थीं, क्योंकि मंडल कमीशन भी 1992 में लागू हुआ। 1992 के बाद से 2006 तक जो 14 साल का संघर्ष चला, उस संघर्ष के बाद ही पिछड़ी जाति के लोग जो है वो उच्च शिक्षा में पहुंचे और मुख्य धारा में आना शुरू हुए। इसीलिए अब सवाल कर रहे हैं। अब इन सवालों को राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा करी तो उनने समझा, क्योंकि जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे आप चीज़ों को कैसे समझेंगे। उन्होंने जब 3400-3500 किलोमीटर की यात्रा करी तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में तो ओबीसी समाज ही बहुतायत में है और लोग ये परसेप्शन बना देते हैं। आपसे पहले पता नहीं था राहुल गांधी? देखो, ऐसा है, थियोरटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ों में फ़र्क होता है। जो अफसरशाही में जो मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं होने देते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो दलित, शोषित और वंचित समाज है वो मुख्य धारा में आए, उनकी मोनोपोली खत्म हो। कांग्रेस में भी मनवादी हैं। अब इस बात का मैं आपको सीधा साधा जवाब दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने हमेशा हर जाति को, हर वर्ग को, हर संप्रदाय को साथ लेके चले हैं। तो 2011 के आंकड़े क्यों नहीं आए सामने? आपको ध्यान होगा कि हमारा स्लोगन रहा है, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और यही वजह है कि हमारे ऊपर हमेशा कभी मुस्लिम परस्त होने का, कांग्रेस में जातिवाद नहीं है, जो है सांप्रदायिकता की बात होती है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, 2011 वाली बात पे मैं 2011 वाली, मेरा सवाल ठीक है। आप कहते हैं कांग्रेस में जात पात कुछ नहीं है, सबको बराबरी हिस्सेदारी दी जाती है। जिले से लगाकर ऊपर तक कितने जिला अध्यक्ष पिछड़े हैं और कितने दलित हैं? जब जातिगत जनगणना होगी और पूरे आंकड़े आएंगे तो ओबीसी समाज को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है 27% वाली, कम से कम उस व्यवस्था को तो पूरा किया जाए। आप यही सवाल जो है वो बीजेपी से पूछ लीजिए कि बीजेपी ने इस समय जो है जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी और हर जगह देख लो, चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग में सामाजिक न्याय में किसको कितनी हिस्सेदारी दी है। हम तो भाई खुल के कहते हैं कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 में से 3 ओबीसी के हैं
और हमारी जो सरकारें थी, छत्तीसगढ़ की ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश में जो 15 महीने 16 महीने सरकार रही, चाहे राजस्थान में रही, हमने सभी जगह जो ओबीसी आरक्षण कहीं 14% था, कहीं 21% था, उसको बढ़ा के 27% कर दिया। अब बीजेपी उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? क्यों उस आरक्षण को गवर्नर के जरिए रोक रखा है? झारखंड में भी हमारी मिलीजुली सरकार है, वहाँ भी वो 14% से हमने 27% किया, उसको भी बीजेपी ने रोक रखा है। तो सवाल इस समय सत्ता से होना चाहिए, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं और हमारी जहाँ भी सरकार है, हर जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसके साथ पूरी तरीके से इंसाफ किया जा अगर सके। बिहार जातीय जनगणना करा सकता है तो राजस्थान ने क्यों नहीं कराई? राजस्थान भी करवा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ में राजस्थान भी करवा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी होगी, कब होगी? छत्तीसगढ़ में भी होगी। नहीं, चुनाव राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने पहले ही बोल दिया, आचार संहिता लगने से पहले ही बोल दिया था कि हम जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे। हिमाचल में भी जातिगत जनगणना होगी। देखिए, व्यवस्थाएं ऐसा है कि जो व्यवस्थाएं बीजेपी ने बिगाड़ रखी थी, क्या व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी थी बीजेपी की? अगर हम राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन लोगों ने पिछले 5-5, 10-10 साल से नौकरियां नहीं दे रखी थी। तो पहले युवाओं को नौकरी देनी है, पहले किसानों की जो समस्याएं उनका निपटारा करना है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 25 लाख रुपए जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। शायद किसी को जानकारी नहीं होगी। राइट टू हेल्थ एक्ट लाने वाला राजस्थान पहला देश का राज्य है। आप किसी भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपका मुफ्त में इलाज होगा 25 लाख रुपए अपराध भी बहुत है। और दूसरी बात, दूसरी सुन लीजिए, आप अपराध की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बता दीजिए जिसने अपराध किया हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। हमारी सरकार कभी भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ी होती है, जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है। और तो छोड़ दो, मणिपुर में देख लो साहब, मणिपुर में पिछले 6 महीने से क्या हो रहा, हालांकि ये आज चर्चा का विषय नहीं है। ये बताइए, बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है, जातिगत जनगणना हो गई, आंकड़े सबके सामने आ गए कि भाई किसकी संख्या कितनी है और किसको कितना लाभ मिल रहा है और कौन बेचारा उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। अब गहलोत साहब ने भी बोल दिया कि साहब हम जो है अपने यहाँ सर्वे करा रहे हैं, और उस सर्वे में ये जो बीजेपी है ना, एक चालाकी कर रही है। जातिगत जनगणना के नाम पे सिर्फ इतना कह रही कि जातियों की गिनती हो रही, पूरी बात नहीं बता रही। इसमें जनगणना जो हो रही, गिनती हो रही, वो ये हो रही कि आर्थिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है, शैक्षिक आधार क्या है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, कौन कच्चे मकान में रह रहा, कौन पक्के मकान में रह रहा, किसका बच्चा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रही, और किसके परिवार में कितने लोग हैं और उनकी आजीविका का स्रोत क्या है। तो ये पूरे आंकड़े जो हैं वो आ जाएंगे, तो उसके बाद जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा किसे मिलेगा? उसी को मिलेगा जो शोषित है, वंचित है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय समाज का हो, चाहे वो जाटव समाज का हो, यादव हो या कुर्मी हो। अभी भी जो आरक्षण का लाभ है, चाहे वो EWS आरक्षण हो, 10% मिल गया, लेकिन उसका फायदा कौन ले रहा? नेताजी के बेटे। वो अपना फर्जी EWS का सर्टिफिकेट निकलवा लाते हैं और नौकरी ले लेते हैं। बेचारा गरीब सवर्ण तो अभी भी गरीब है। और जो OBC का आरक्षण है और जो SC का आरक्षण है वो कौन ले रहा है? जो अफसर के बेटे हैं वो ये लाभ ले पा रहे हैं। जो गरीबी में जी रहा है, जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको तो लाभ मिल ही नहीं पा रहा। अफसर कौन है इसमें? कौन सी जात के अफसर हैं? देखो, अब तो ये आंकड़े आने के बाद ही पता लगेगा। और जो आप कह रहे थे, राहुल गांधी ने दे नहीं दिए, जो आप कह रहे थे कि बिहार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आंकड़े इकट्ठे तो कर लो, लेकिन आप उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिकार केंद्र सरकार का होता है। आप सिर्फ सर्वे कर सकते हो। तो सर्वे करने के बाद सिर्फ अधिकारियों ने इतना बताया कि इतने जाति के इतने लोग हैं, आर्थिक आधार बताने की अभी उनको जो है अनुमति नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राहुल जी ने ये कहा है कि जो 90 सचिव हैं जो देश की व्यवस्था बना रहे हैं, उनमें 3 OBC के हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश की दशा और दिशा को कौन निर्धारित करता है? शिक्षा। किसी भी देश और दिशा की दशा और दिशा को बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब हमें ये बताओ कि 44 हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 27% आरक्षण के हिसाब से 500 से ज़्यादा जो है प्रोफेसर होने चाहिए पिछड़ी जाति के, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 9 प्रोफेसर हैं पिछड़ी जाति के, और हम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की बात करें तो 2% से भी कम है। और जो हमारी केंद्र की भाजपा सरकार है